हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी लैंग्वेज का पेपर जो यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो है कंप्लीट जो है सिलेबस आधारित जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट सिलेबस आधारित है। जो जो सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं उन्हीं सिलेबस से मैंने क्वेश्चंस किए हैं। मैं अभी 1 से 2 दिन में आपको जो है हिंदी जो टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, जैसे मैंने सीडीपी पे अपलोड किए हैं, एसएसटी पे अपलोड किए हैं, वैसे ही मैं इस पे भी अपलोड करने लगूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें हैं। उपसर्ग जो है पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रागैतिहासिक में प्राक जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रागैतिहासिक इक जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा जो है हो सकता है इसी से मिलता जुलता है? तो प्राक्कलन। प्राक्कलन जो है शब्द भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, प्राक्कलन। ठीक, जिसमें जो है प्राक जो है उपसर्ग प्रयोग होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास जो है ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। और ये जो रचना है ये तकरीबन 1939 में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी ने जो है रचना की थी इसकी। ठीक है। याद रखिएगा कि रचनाओं से संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चंस तक देखने को आपको मिलेंगे। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि जो भी मैं पेपर्स में आपको रचनाएं दूं उनका एक लिस्ट बना लीजिए, और मैं जल्द ही आपको रचनाओं से रिलेटेड जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें खास तकरीबन तकरीबन 30 रचनाओं के नाम होंगे। वो 30 रट लेना। मुझे पक्का विश्वास है कि उन 30 में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के, बहिष्कार का जो है संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का संधि जो विच्छेद है वो क्या होता है? यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन क्या है, सोचिए एक बार। तो इसका सही आंसर है बहिधनकार। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। और यहाँ पे कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। बहिष्कार जैसे आ जाता है निष्कलंक। ठीक है, निष्कलंक मतलब निहि धन कलंक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो देखिए, वैदेही वनवास ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा इनकी कौन सी रचनाएं हैं जो कि फेमस है वो भी आप याद रखिएगा। तो कवि सम्राट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो कवि सम्राट का आपका नाम याद रखना है। और है एक अध खिला फूल। ठीक है। और एक और लिख लीजिए, रस कलश। ठीक। तो ये 3 जो है आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्द आते हैं। इसकी सीधी सीधी पहचान ये है कि अपना, अपनी, मेरा, मेरी, इस तरीके से सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। तो जहां पे भी मेरा, मेरी, जैसा मेरी, मेरा पहिया, अब मेरा पहिया होता है, मेरी पहिया तो होता नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो शब्द है पहिया, ये पुल्लिंग शब्द की तरफ जा रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। मेरी लिखावट स्त्रीलिंग है। मेरी जो है मझधार जो है बीच में अटकी हुई है ऐसे, मेरी पखवाज, ये ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहिया से हमने देखा कि पुल्लिंग शब्द है यहाँ पे। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखिए, संयुक्त व्यंजन जो है इसमें तो यहाँ पे देखिए सही आंसर है 6th का कौन सा नहीं है ना, यहाँ पे आंसर हो गया बी। बी जो है संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ पे छत्रज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन या जो है ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में
नहीं आता है, ऑप्शन बी। मृत्युंजय पद में कौन सा समास होगा? तो मृत्युंजय पद मतलब जिसने मृत्यु को विजय हासिल कर ली हो, मृत्यु को जीत लिया हो, अर्थात शिव। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि दोनों पद यहाँ पे जो है दोनों पद जो है प्रधान न होकर के कोई अन्य पद जो है बाहर निकलता है, मतलब मुख्य जो है पद बनता है, मतलब प्रधान बनता है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, यहाँ पे सही जवाब होगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो अलंकार में उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे कि मैंने कहा कि उपसर्ग जो है पहले लगता है और प्रत्यय बाद में होता है, तो अलंकार में आलम जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और इसके अलावा कैसा हो सकता है कोई शब्द? अलंकरण, अलंकरण और अलंकृत भी शब्द जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें भी जो है अलम जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विश्लेषण शब्द का विलोम देखिए क्या होगा? तो विश्लेषण शब्द का जो विलोम होता है वो होता है संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है अलग करना और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे 9th का ऑप्शन होगा बी। जिनका जो है उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, ध्यान रखिएगा, ऊपर के दांत पर जीभ लगने से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है दंत्य जो है कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए दंत कहां पे होगा? तो ये कौन सी जो है ध्वनियां होंगी? ता वर्ग, इसमें आएगी ता वर्ग की ध्वनियां, ता था दा धा ना। ठीक है, तो कंठ ताल, कंठ में का वर्ग आएगा, कंठ ताल में चा वर्ग आएगा, ताल। ठीक है, कंठ ताल, और मूर्धन्य में जो है टा वर्ग आएगा, और अनुनासिक जो होता है वो शब्द होते हैं जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं। ठीक है, मुंह से बोले जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए ऊष्म व्यंजन जैसे कि संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया छत्रज्ञा, वैसे ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। 11वें का आंसर है शा सा सा हा। ठीक है, एक और है, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा शा सा हा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का देखिए विलोम क्या होगा? 12वें का आंसर देखिए, इसका होगा अत्यल्प। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अनधिगत का होगा अधिगत, और अत्यधिक का अत्याधिक तो गलत लिखा हुआ है। अनधीन का होता है अधीन, और अत्यधिक का होता है अत्यल्प। ठीक है, रित का विलोम क्या होगा? तो रित का विलोम होगा, ऑप्शन लिखिए, अनृत होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का कौन सा वाच्य है? तो अगर वाच्य की बात करें तो अगर आपको निगेटिव सेंटेंस मिले, ठीक है, तो वहां पे भाववाच्य होगा। मुझसे खड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे किया नहीं जाता, ऐसा कुछ जो है सेंटेंस में आए तो आपको भाववाच्य तुरंत लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट, तद्भव और तत्सम में कौन सा मेल खाता है? तो देखिए तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द नहीं होते, ये आम जनमानुस में जो बोली जाने वाली भाषा होती है ना, क्षेत्र विशेष में वो होती है आमतौर पे। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। और तत्सम जो होता है ये होता है, सा लगा है ना, तो यहाँ से इसको समझ लीजिएगा, ये मूलतः संस्कृत के बिल्कुल, या तो संस्कृत का बिल्कुल शब्द होगा या संस्कृत के ही जैसा, मतलब उच्चारण में संस्कृत में ही प्रयोग किया जाना है, तो ये संस्कृत के नजदीक होते हैं। और तद्भव जो होते हैं ये क्षेत्रीय गांव विशेष में बोली जाने वाली होती है। तो देखिए लुनाई को लावण्यता कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। लौंग को लवंग कहते हैं, ये भी सही है, मतलब लौंग जो है एक तद्भव शब्द है और लवंग यहाँ जो है तत्सम शब्द है। और गेहूं को क्या कहते हैं? तो गेहूं को गोधूम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गेहूं को गोधूम कहते हैं। तो यही यहाँ पे गलत ऑप्शन, मेल गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो है भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो यहाँ पे सनातन, चिरंतन, शाश्वत और अधुनातन, ये सारे शब्द दिए गए हैं, और एक शब्द का अर्थ जो है बिल्कुल अलग होगा, वो है अधुनातन। ध्यान रखिएगा, अधुनातन का मतलब होता है सबसे नवीन, नया, अत्यंत नवीन कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि वर्तमान समय का। सनातन जो होता है पुराना होता है,
जो है चिरस्थायी होता है, पुराने समय में शाश्वत होता है और बहुत पुराने समय से चला आ रहा होता है। वही चीज़ चिरंतन का जो है होता है कि चिरंतन का मतलब होता है शाश्वत, चिरस्थायी, है ना? शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला, ठीक है? तो यहाँ पे सभी पॉइंट समझ गए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? तो अर्वाचीन जो है शब्द है, उसका विलोम होता है प्राचीन। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है गलत है, अशुद्ध है? तो यहां पे देखिए, विभीषण सही है, ग्रहिणी सही है, विरहिणी सही है, जगत गुरु सही है। तो इसमें से कौन सा है? तो देखिए, आंसर हो गया बी, विरहिणी होता है, विरहिणी होता है, ठीक है? बाकी सभी आंसर सही होगा। विरहिणी का मतलब होता है ऐसी स्त्री जो अपने पति से बिछड़ गई हो, या पति से बिछड़ी हुई नायिका कह सकते हैं, ठीक है? तो जगत गुरु यहाँ पे सही है, ग्रहिणी सही है और विभीषण भी सही है। जो गलत है वो अशुद्ध रूप में, वो है ऑप्शन बी। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का पहचान करना है। तो अब देखिए, रचयिता, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो रचयिता नहीं होगा, रचयिता नहीं होगा, रचयिता होगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी, रचयिता। ध्यान से गौर से देख लीजिए। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण का वो विधि है, उपचारात्मक शिक्षण वो विधि है जो, उपचारात्मक शिक्षण वो विधि है जो समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करे, या फिर समस्याओं को उलझा करके प्रस्तुत करे, या फिर समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे। तो उपचारात्मक में उपचार किया जाता है। कोई भी बच्चा, जब डायग्नोज होता है ना, तो बच्चे में कुछ कमियां पता चलती हैं, तो कमियों को ही तो निदान करना होता है, दूर करना होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। भाई, मातृभाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक क्या होता है कि भैया बच्चे को भाषा के संदर्भ में ज्ञान हो, जैसे वर्ण का ज्ञान हो, लिपि का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो। कौशल में क्या होता है? 4 प्रकार के कौशल होते हैं, जैसे सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, फिर आता है लिखना। तो ये चारों कौशल का जो है मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है समझ में आए, ठीक है? अब यहाँ पे सृजनात्मक क्या होता है कि मौलिकता से जुड़ा हुआ है कि बच्चा जो है अपने विचारों को कैसे जो है प्रस्तुत कर पाता है। तो ये भौतिक विचारों से संबंधित है, मौलिक विचारों से संबंधित है, कल्पना शक्ति से संबंधित है। उपयुक्त में से ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य इन तीनों को हासिल करना है, ठीक है? एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या करेंगे? तो एक समावेशी कक्षा जहाँ पे विविध प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, डिफरेंट जो है मतलब कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं, है ना? भाषाई वाले बच्चे पढ़ते हैं, आईक्यू वाले बच्चे पढ़ते हैं, कोई पढ़ने में तेज है तो कोई कमज़ोर है, इस तरीके से। और ऐसे सिचुएशन में आप अगर भाषा शिक्षण को सुगम बनाना चाहते हैं तो पाठ्य सामग्री को एकत्रित करेंगे, ताकि जो है सही से टॉपिक पे टॉपिक जो है बच्चों को पढ़ा सकें, इधर उधर ना भागना पड़े। तो ये बिल्कुल मैं काम करूँगा। छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे भाई, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ कराऊंगा जिससे जाके बच्चों में जो है कुछ क्वालिटीज़ डेवलप हों। भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, एक अच्छी अच्छी जो है भाषा का जो एनवायरनमेंट होता है वैसा माहौल करेंगे जहाँ पे एक दूसरे की भाषा को समझने की जो है गुण हो। ऐसा ना हो कि कोई एक बच्चा जो है कोई और भाषा बोले तो जो है उस पर बच्चे दूसरे हंसे ना। तो ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना हमें, बल्कि ऐसा करना है कि सब भाषाओं का सम्मान हो, सभी सभी बच्चों को भाषा से सभी एक दूसरे की भाषा सीखे भी, ठीक है? तो यहाँ पे उपयुक्त में से सभी आंसर हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। व्याकरण भाषा जो है निम्नलिखित में से किसका साधन है? तो व्याकरण जो है किस चीज का साधन है? त्रुटि का कि शुद्धता का? तो व्याकरण से हम क्या कहते हैं? भाषा का सही रूप जानते हैं कि भाई भाषा को कैसे प्रयोग करना होता है। तो ये इसका साधन है, ये शुद्धता से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यकता है जितना कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये कथन किससे जुड़ा हुआ है? यह कथन किसने दिया है? तो देखिए, ये कथन सीधा आंसर याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी ने ये कथन दिया है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा।
एक मुंह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ है? तो एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ होता है कि मतलब एक ही आदमी डिफरेंट डिफरेंट बात कहता है, मतलब अपनी बात से कभी भी पलट जाए। तो अपनी बात से पलट जाना ही इसका सही आंसर होगा। अत्यधिक बातें करना, कम बोलना और बात बनाना ये नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक पता है आपको, कर्ता ने कर्म को करण से तो ठीक है, यही कारक होते हैं। तो यहाँ पे जो कारक नजर आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे 26वें का है, अधिकरण में पय पर। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। इस पद में कौन सा भाव नजर आ रहा है? देखिए, इस तरीके का कभी क्वेश्चन आपको मिलेगा, गद्य और पद्य भी मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, यहाँ पे पद्य दिया गया है, पद्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है मधुर भाव है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार भाव नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो रचना है ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है, और ये रचना ली गई है रामचरितमानस से ली गई है। किस खंड से ली गई है? बाल खंड से ली गई है। अब यहाँ पे क्या होता है, राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का जो है वर्णन हो रहा है। किसके सामने? सीता के सामने। कौन कर रहा है? इनकी सीता की जो सखियां हैं, दोस्त हैं, वो कर रही हैं इनकी जो है सौंदर्य का वर्णन। तो यहाँ पे मधुर भाव का जो है नजर आता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब है। ये पद्यांश किस कवि का है? तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की जो है ये रचना है। ठीक है, और किस खंड से है? तो ये बाल खंड से है, बाल कांड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा होगी? तो देखिए, चांदनी चौक में संज्ञा है व्यक्तिवाचक। चांदनी चौक जो है एक ही है कोई। ठीक है, तो व्यक्ति क्या होता है? किसी विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करें, है ना, तो यहां पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जहां जाति का मतलब होता है सारे, जैसे नदी। ठीक है, नदियों की बात हो रही हो और किसी एक खास नदी की बात हो रही है, जैसे गंगा, ये केवल एक है। महात्मा गांधी केवल एक है, सुभाष चंद्र बोस एक है ना, भगत सिंह एक हैं। ये सारी जातिवाचक में लड़के हो जाएंगे, है ना, या फिर शहरों का नाम हो सकता है। शहरों के नाम तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे बात समझ गए? ऑप्शन यहां पे सी होगा। अयोग वह कहा जाता है किसको? तो अयोग वह जो है ध्वनि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। अनुस्वार मतलब जो है ये अनुस्वार, बिंदी लग जाता है, जैसे आनंद। ठीक है, तो ये हो गया ना, ये अनुस्वार हो गया। विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग में जो है ये लग जाता है। ठीक है, अंत में अंक और आहा, ये जो शब्द होते हैं ये अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। इन्हीं को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। तो कुछ इस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।